वेलकम स्टूडेंट इन टुडेज क्लास। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी ने एक कहावत जरूर सुनी होगी न्यूटन के बारे में कि एक बार वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे या शायद कुछ पढ़ रहे हों। अचानक या शायद सो रहे हों पॉसिबली, तो अचानक उनके सर पर एक एप्पल आकर गिरता है और वहाँ पर वो चौंक जाते हैं और उनके जहन में, उनके दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है आकर। तो सवाल ये है कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों आया। हमेशा साइंटिस्ट ऐसे ही सोचते हैं, वो किसी भी इंसिडेंट को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसके बारे में सवाल करते हैं। तो न्यूटन ने ये सवाल किया अपने मन में कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये वहीं रुक जाता या ये ऊपर चला जाता, ये सब ना होकर वो नीचे ही क्यों आया। और न्यूटन के इस सवाल ने, उनके दिमाग में उठने वाले इस क्वेश्चन ने एक बहुत बड़ी थ्योरी को जन्म दिया जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से आगे चल के जानी गई। क्या था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या थ्योरी थी वो, क्या बताया उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला दिया उन्होंने, इन सभी सवालों के जवाब हम अपने अभी आगे चल के भी देखेंगे। उससे पहले हमें जान लें कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू मास बॉडी विच आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स। हर मास बॉडी के बीच में, चाहे मैं हूं, मेरे साथ ये दीवार है, मेरे साथ ये कमरा है, मेरे साथ कीबोर्ड है, हर चीजें, हर मास बॉडी एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में एक संतुलन बना हुआ है। हम सब एक जगह पे रुके हुए हैं, टिके हुए हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मुक्त हो जाता और सभी इधर उधर फ्लोट कर रहे होते, उड़ रहे होते, जैसे ग्रेविटी फ्री रीजन में होता है। तो हम हमारे संतुलन के लिए, हमको इस सरफेस पर बनाए रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से प्लैनेटरी मोशन में जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनको उस जगह पे बनाए रखने के लिए इतने लंबे सालों से वो वही उसी पाथ को कवर कर रहे हैं, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को किस नजरिए से देखा, उन्होंने कैसे हमको समझाया और वो एक्सप्रेशन क्या है, वो मैथमेटिकल फार्मूला क्या है जिसका यूज करके हम किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन ने कहा कि सपोज करिए कि दो मास बॉडीज हैं, एक मास बॉडी m1 है और दूसरी m2 है, और इन दोनों मास बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी जो है वो r है। फिर से मैं बताता हूँ, ये दो अलग अलग मास बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है सेपरेटली। ये 5 किलोग्राम की, 7 किलोग्राम की हो सकती है, मेरा मास से मतलब यही है। तो दोनों का अलग अलग मास है अपना, या दोनों बराबर मास के भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की जो दूरी है वो r है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट where the whole mass of the substance lies। तो कभी भी हम जब ये दूरी कंपेयर करते हैं तो उसके सरफेस से दूरी को कंपेयर नहीं करते, हम इस दूरी को हमेशा मेजर करते हैं सेंटर ऑफ मास से। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि अगर दो बॉडीज इस तरह से हैं तो वो एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हैं हर समय, और वो अट्रैक्शन फोर्स किस पर निर्भर करता है। This attraction force is directly proportional to the product of their masses m1 m2। पहली बात, ये अट्रैक्शन फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Also this F is proportional to the square of, inversely proportional to the square of distance between their center of masses। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे होता है, इसका क्या अर्थ है, इसको समझिए। कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर 10 है, अगर इस नंबर 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अगर इस नंबर 10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और इस नंबर 10 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। आपने क्या देखा, अगर ये डिनोमिनेटिंग फैक्टर जो है, डिनोमिनेटिंग टर्म जो है,
अगर ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट घटता चला जा रहा है। इसके बढ़ने से ओवरऑल रिजल्ट में रिडक्शन हो रहा है, वो घट रहा है। इसी को कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड होना, उल्टा रिलेशन, एक का बढ़ना और दूसरे का घटना। तो फोर्स और ये डिस्टेंस आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं, यानी कि अगर इनके बीच की दूरी बड़ी होगी तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कम होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। अब इन दोनों को हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं। अगर हम इनको दो इक्वेशन के रूप में देखें तो फ्रॉम 1 and 2 we can get f is proportional to m1 m2 upon r square, m1 m2 upon r square, f is directly proportional to this, where this proportion can be replaced by a proportionality constant। जो proportionality constant हमारा g है, जिसको बहुत ही पॉपुलरली यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पे हो, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसको हम मानते हैं 6.67 into 10 to the power -11। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जी की, जो हर जगह हर समय बराबर होती है, और शायद इसीलिए इसको कांस्टेंट और ना केवल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यानी पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। फोर्स की यूनिट के तो आप सबको पता है न्यूटन होती है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो, अगर वो फोर्स के बराबर है तो उसकी यूनिट न्यूटन ही आएगी। हम जी की यूनिट की बात करते हैं कि इस जी की यूनिट क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम इसके एक्सप्रेशन को पहले रिफॉर्म करते हैं, उसको फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, फिर देखते हैं यूनिट क्या होगी। यहाँ से देखिए जी बराबर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 नीचे चला जाएगा क्योंकि ऊपर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में जाता है m1 m2। अब इसकी यूनिट डिसाइड कर लीजिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, उस पर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर। और ये मास है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, तो यहाँ दो मासेस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यूनिट भी किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगी। और जब वो किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा किलोग्राम -2। ये होती है यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस तरह से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट को पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है। अब एक आइडियल कंडीशन की हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि क्या होगा। आइडियल कंडीशन हमारी क्या है कि मान लीजिए कि हमारे जो दोनों मास बॉडीज हैं, ये दोनों मास बॉडीज 1 किलोग्राम की है, मतलब यूनिट मास की है। 1 किलोग्राम का मतलब हुआ यूनिट मास। सपोज दैट कि ये मेरी जो बॉडी है, ये बॉडी 1 और ये जो बॉडी 2 है, ये जो मास बॉडी 1 है ये 1 kg की है और ये भी 1 kg की है, ये दोनों 1 kg है, दोनों 1 kg के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। एक आइडियल केस ले रहे हैं हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये होता है, ये जो फार्मूला होता है, तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं, हमारे वेरिएबल कौन है यहाँ पे? मासेस हैं, दोनों मासेस, ये वेरिएबल्स हैं जो बदल सकते हैं, और ये डिस्टेंस है। हम इन वेरिएबल्स को यूनिट के रूप में रखकर देखना चाहते हैं कि वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स 1 किलोग्राम के हैं और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ऐसे केस में F इज इक्वल टू हो जाएगा G 1 into 1 upon 1 square। If this whole becomes 1, F is equal to G
क्योंकि 1 का किसी भी नंबर्स के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन हमेशा वही वैल्यू आती है। हमने पाया f जो है वो g के बराबर है। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर 2 यूनिट मास बॉडीज इफ दे आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, देन the force acting between them must be equal to, the gravitational force acting between them must be equal to universal gravitation constant। तो उस समय ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी, जितनी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। तो मैं अपने अगली क्लास में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।